हेलो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फर्स्ट हम लोग आपको जान के खुशी होगा, आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, कि आपने एग्ज़ाम के बारे में जान लिया है कि व्हाट इज़ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। तीनों के बारे में आपने डिटेल में समझ लिया है कि तीनों में क्या सिलेबस है, कितने पेपर्स होते हैं, यूपीएससी का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्वालिटी टेस्ट हो रहे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स है पढ़ने पड़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे, ये सब डिटेल आपने मोटा मोटी समझ लिया, कितने मार्क्स के होते हैं, कितना कट ऑफ मार्क्स होता है, कैसे एग्जाम क्लियर होता है। तो ये ब्रॉड जानकारी मैंने आपको प्रीवियस 3 वीडियोस में दे दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेप 2 कि आपने एग्जाम करना जान लिया, अब आपको एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, आपने एग्जाम करना जान लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मेक अ स्टडी प्लान। किसी भी एग्जाम के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरत है, और स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है, सिंस वो एक टाइम बाउंड एग्ज़ाम है और काफ़ी 1 साल का साइकिल रफली एग्ज़ाम का ही होता है, तो उसमें प्लानिंग का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि प्लानिंग, ठीक है प्लानिंग करना है तो प्लानिंग किस लिए चाहिए, वो हमें गाइड करेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। सबसे पहला बात ये, ठीक है, सिंस ये इतना लंबा साइकिल, जैसे मैंने बताया 1 साल का साइकिल कम से कम सब कोई रहते ही हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर हमें गाइडेंस चाहिए, अदरवाइज हम डिमोटिवेट हो सकते हैं या पदभ्रमित हो सकते हैं, हम इधर उधर भटक सकते हैं विदाउट एनी प्लान। हम लोग पढ़ेंगे पर उसमें कोई टेंजिबल स्ट्रेटजी नहीं होगा, तो हमारा पढ़ाई वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम कोलेट नहीं कर पाएंगे, समराइज नहीं कर पाएंगे, अमलगमेट नहीं कर पाएंगे, एग्जाम लाइक नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें एक स्टडी प्लान चाहिए। स्टडी प्लान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले सिलेबस लेंगे, सिलेबस लेके एक अपना स्टडी प्लान बनाएंगे। हम लोग अभी थोड़ा देर में देखेंगे, मैंने मेथड बनाया जो उसको आप फॉलो कर सकते हैं स्टडी प्लान बनाने के लिए, या फिर आपको कोई भी सूटेबल और मेथड लगता है, कोई और स्टडी प्लान बेटर लगता है, तो उसको भी आप देख के अपने अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हो। पर आइडिया ये नहीं है, आइडिया ये है कि आपको स्टडी प्लान बनाना है। ठीक है, फिर उस प्लान को आपको फॉलो करना है, ऑब्वियसली बात चल रही है यहाँ पे तो, और उसका प्रोग्रेस चेक करना है। ठीक है, हम ये भी देखेंगे प्रोग्रेस कैसे चेक कर सकते हैं। टाइम टू टाइम प्रोग्रेस जो चेक करेंगे उसमें हमें लगता है कुछ कमी है, तो उसका चेंजेस करेंगे फ्यूचर प्लान में, हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं, तो हमारा प्लान अपडेट हो जाएगा और फिर हम उसको फॉलो करेंगे। ये एक साइकिल मैंने बनाया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे स्टडी प्लान का साइकिल वर्क करता है। ठीक है, अब हमने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं हमें समझाने के लिए कैसे हम पूरा एक चीज़ को फॉलो करें। पहले एक सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। ठीक है, क्योंकि एक सिलेबस को आप कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हो ना, ये आपके एग्जाम में सक्सेस को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है, मुझे लगता है। ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर मुझे लगता है काफ़ी डिफाइन करता है, क्योंकि सिलेबस अगर आपको कंठस्थ है, अगर आपको यही पता है कि सिलेबस में क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, तो आपका आई बिलीव 60 से 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद बस उन टर्म से आपको अपने आप को अवेयर कराना है, क्योंकि ये एग्जाम इंटीग्रेशन है, मानी इसमें तीनों स्टेज का इंटीग्रेशन है, सब सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन है, इसमें नॉलेज का एमलगमेशन होता है। कोई भी चीज़ एक टॉपिक से डायरेक्टली रेयर ही पूछता है आजकल, आजकल सब मिक्स मैच करके पूछते हैं। तो कितना अच्छा सिलेबस को समझते हो, एग्जाम में कैसे उसको यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में या लॉजिकल थिंकिंग में, वो बहुत कुछ डिफाइनिंग होता है। तो सिलेबस को सबसे पहले प्रिंट आउट लीजिए, इसी से आपका बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। अगर आप ये कर लिए और सिलेबस को रेगुलरली पढ़ते हो तो आपको बहुत बड़ा स्टेप होगा एग्जाम के प्रति। सेकेंड, ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा आपके रेफरेंस डेस्कटॉप में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए तो। फिर सिलेबस को पढ़िए, ऑब्वियसली बात है, प्रिंट आउट लिया किस लिए, पढ़ने के लिए। सिलेबस को रीड आउट कीजिए खुद के लिए, ठीक है ना, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए और ईमानदारी से। अब सिलेबस के उस हिस्से को आप सिलेक्ट कीजिए जो आपको लगता है कि आपको मोटा मोटी हल्का हल्का पढ़ा है या आपने कभी सुना है। ठीक है ना, ये इसलिए कीजिए क्योंकि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया ऊपर ना, इसको आप इसी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्यों ये स्टार्ट मैंने लिखा है, इसी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, इसलिए क्योंकि इस ये सब पहली बात अवेयर है, इसमें वो कुछ तो पता होगा या आपने सुना है, तो आपको कुछ तो कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करने में घबराओगे नहीं। ठीक है ना, कई बार क्या होता है, इनिशियली हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं तो कई बार हम लोग अवेयर नहीं होते, तो वी फील कंफ्यूज कि यार क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यूजलेस लग रहा है। तो वो वाला आपके संग इनर्शिया रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक है, सिंस आप एक न्यू साइकिल में आ रहे हो, तो अपना ह्यूमन टेंडेंसी है चीज़ों को रेजिस्ट करना, इनर्शिया चेंज करना, तो वो आपके संग फील नहीं होगा, क्योंकि आप अपने उस टॉपिक स्टार्ट करो जो आप ऑलरेडी जानते हो थोड़ा बहुत। ठीक है ना, इट विल कीप यू कॉन्फिडेंट, आपका स्मूथ होगा स्टडी ट्रैक बनना। आप सिंस आप स्टार्ट कर रहे हो साइकिल, जैसे मैंने बताया, तो आपका स्टार्ट अच्छा होगा, स्मूथ होगा, आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगे, फिर इसको आप बिल्टअप कर सकते हो इसको लेके। ठीक है ना, ऐसा जहाँ तक जैसा सोच सकते हो कि अगर आप इस तरीके से सक्सेसफुली स्टडी डेली कर लेते हो उस प्लान को बना के, ठीक है, तो आपको अपने आप को ऑन द वे अपने आप को स्मॉल टारगेट देना स्टार्ट करना है। ठीक है ना, स्मॉल डेली टारगेट, जैसे समझ लीजिए आज मैं टारगेट दिया कि मैं आज इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट खोलूंगा, उसका मैं 2 पन्ना पढ़ूंगा कॉन्फिडेंटली, या तो वैसे बोल सकते हो
या वैसे बोल सकते हो कि मैं इंडियन पॉलिटी का पन्ना खोलूंगा और मैं फंडामेंटल राइट नंबर 5 to 6 कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। उसके 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 में सोच सकते हो आप, ठीक है। फिर इस तरह प्लानिंग स्मॉल टारगेट हम लोग को दे सकते हो और उसको ट्रैक कीजिए। फिर धीरे धीरे टारगेट्स को बढ़ाइए, इनहेंस कीजिए, ठीक है ना। इससे आपका प्रोग्रेस बढ़ेगा, इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका कैपेसिटी इनहेंस होगा, मोटिवेटेड रहोगे, आपको लग रहा है आप कर पा रहे हो, बढ़िया कर पा रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। सक्सेसफुल वीक ऑफ फोर्टनाइट, अगर आपको लगता है कि आपने एक हफ्ते 15 दिन अच्छे से अपना बेसिक प्लान फॉलो किया है, तो आपको सेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। आपने कितना अपना टारगेट मीट किया है, अपने प्लान टारगेट से कितना अलाइंड हो आप, ठीक है। ये आपको फ्यूचर प्लान बनाने में हेल्प करेगा। पहले आप प्लान जब बनाओगे ना, तो आपका एक दिन का प्लान बनेगा, ठीक है, डेली प्लान बनेगा जैसे पहले लिखा था। फिर आप वीकली मूव करोगे, फोर्टनाइट मूव करोगे, फिर स्लोली स्लोली आप इतने काबिल बन जाओगे कि अपना आप मंथली या वीकली, मंथली और उससे लॉन्गर प्लान बना सको। तो इसीलिए इनिशियल 1 मंथ ऑफ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए सिलेबस का रेफरेंस, प्रिंट आउट, उसको रीड करना रेगुलरली, सिलेबस, अपने नॉलेज को जितने भी आपको मेरे वीडियो से या अदर सोर्सेज से जानकारी मिली है, उसको मेंटली क्रिस्टलाइज कर लेना। आपका ये जानकारी सफिशिएंट है, उस पर बिलीव करना, प्लान बनाना और उस पर उतर जाना बस, ठीक है। ज़्यादा खोने का नहीं, ठीक है ना। मैं तो चाहूँगा कि मैंने कोशिश किया कि जितना जानकारी आपको ज़रूरत है एग्जाम के, मैं अपने वीडियोस दे दूँ, तो आप इसको भी फॉलो करोगे तो यूल बी एन अ गुड पार्ट, ठीक है ना। लॉन्गर स्टडी प्लान आपका बन जाएगा। तो ये आपके एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये प्लानिंग में अपना अवेलेबल टाइम देखिए, खासकर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मैंने ये बात लिखा है। क्यों? तो कई बार क्या होता है, प्लान बना लेते हैं कि 12 घंटा पढ़ेंगे, पर 12 घंटा तो पढ़ ही कर सकते हो, आप तो 8 घंटा ऑफिस जाते हो, कई लोगों से यार टाइम पे ऑफिस जाते हो, तो आप कैसे पढ़ पाओगे। या समझ लीजिए कोई कॉलेज के स्टूडेंट हो, अभी वो फाइनल ईयर में, उनका अपना अकाउंटेबिलिटी हो, या वो कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो किसी के पास, का डेली कमिटमेंट 4-5 घंटे 10 घंटे का हो, तो कैसे अपना 8 घंटा 12 घंटे वाला एम्बिशियस प्लान पूरा कर सकता है। तो इसके लिए टाइम अवेलेबिलिटी पैनलाइज करना जरूरी है। जैसे मैं मानता था कि मैं 8 घंटा अगर इफेक्टिवली स्टडी कर सकता हूँ, तो मैं बहुत ही सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाऊंगा, मेरा प्लान कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं उसे से अपना प्लान बनाता था, ठीक है। आप चॉइस कर सकते हो आपको कितना टाइम अवेलेबल है। एकदम लास्ट स्टेप इसमें है कि चेक योर प्रोग्रेस। अगर अपना प्रोग्रेस चेक नहीं करोगे तो प्लान बनाना कोई फायदा ही नहीं है। प्रोग्रेस चेक करना चाहिए, आपने कितना प्लान कंप्लीट किया वो चेक करना चाहिए, आपने कितने अच्छे से अपने स्टडी प्लान को फॉलो किया वो चेक करना चाहिए। सपोज आपने टारगेट ना है कि आप इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। अब वो कंप्लीट कर दिया, पर आपको पता है कि आपने अच्छे क्वालिटी से नहीं किया, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपको एक और बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अपने प्रोग्रेस के अंदर, ठीक है ना, ताकि अपने अगले प्लान में उसको नोट कर सको और नेसेसरी मॉडिफिकेशन कर सको अपने लिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सैम्पल प्लान जो मैंने अपने पास्ट, मैंने अपने उसी स्टाइल में अपना प्लान बनाया था। पहले वो दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ सिलेबस के बारे में, ठीक है। चलिए पहले सिलेबस देख लीजिए, आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा कि प्लान कैसा है, वरना प्लान समझने में दिक्कत होगा। मैं मेन सिलेबस से स्टार्ट करता हूँ। प्रीलिम्स चलिए पहले प्रीलिम्स सिलेबस देख लेते हैं। प्रीलिम्स सिलेबस में जैसे मैं आपने देखा होगा उनकी 9 पॉइंटर्स है। ये लिंक में, ये पीडीएफ में लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पीडीएफ को देख सकते हो या यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे एक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 के अंदर या 22 के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का नोटिफिकेशन का। वो नोटिफिकेशन यही है, ठीक है, ये 22 नोटिफिकेशन, वो डाउनलोड करके आप देख सकते हो। प्रीलिम्स सिलेबस के अंदर जैसे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले वीडियो में देख चुके हैं, पर मैं आपको जो सिलेबस अवगत करा रहा हूँ। ज्योग्राफी, फिर इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, फिर इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी, सोसाइटी सोशल डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट आ गया। देन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसके बाद जनरल साइंस या साइंस एंड टेक, फिर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये सारे वो पार्ट है जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है डायरेक्टली, प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा हुआ यूपीएससी के नोटिफिकेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मेन, ये जनरल स्टडीज़ का बात करें, सीसेट में बात नहीं कर रहा हूँ, सीसेट का सिलेबस है पेपर 2 का, प्रीलिम्स का, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जनरल स्टडीज़ का बात कर रहा हूँ। फिर मेंस का सिलेबस में आप देखो, ये इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश के पेपर का सिलेबस है, पैटर्न है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ये ऐसे पेपर का पैटर्न है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग जो बात करें जनरल स्टडीज़ पेपर का, जनरल स्टडीज़ 1 पेपर है। यहाँ पर आप देखिए हेरिटेज एंड कल्चर यानी हिस्ट्री का पार्ट जो हम लोग कंसिडर करते हैं, वो हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मेनली, देन ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। ये 4 सब्जेक्ट इसके अंदर है, जीएस 1 के अंदर उसका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो आप खुद से पढ़िएगा, पर मैं ब्रॉडली बता देता हूँ कि इसके अंदर देखिए ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री भी एक पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही आता है, पर एक उसको अलग से पढ़ते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद उनको क्या चैलेंजेस फेस हुए, वो वाला एस्पेक्ट कवर करता है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग ने जो हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ कुछ इवेंट्स है जो कि 18th सेंचुरी के मिड से स्टार्ट होती हैं और अभी तक जो वर्ल्ड में इम्पैक्ट करती है, वो सारे इवेंट्स का समरी हम लोग समझ सकते हैं। वो भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है, 2022 में बिल्कुल नहीं पूछा, ये मेन का पेपर था। फिर इंडियन सोसाइटी का बात है,
फिर ये सोशल जस्टिस के अंदर आता है, सोसाइटी के अंदर भी बोल सकते हो आप, क्योंकि GS1 है, रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, ये सब इश्यूज़ है, ये सब पॉइंट्स है, इश्यूज़ है, ये सब समझना है। ग्लोबलाइजेशन, ये सब सोसाइटी के अंदर आ रहा है, कैसे ग्लोबलाइज सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। फिर सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, ये सब प्रिंसिपल्स है जो सोसाइटी को गाइड करती है। फिर हम लोग ज्योग्राफी वाला पार्ट में आ गए, ये देखिए ज्योग्राफी वाला पार्ट है, ये वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का बात हो रहा है। फिर ये की नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो रहा है, इसमें लाइक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट यहाँ पे। एंड देन हम लोग देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में कैसे लोकेटेड है। फिर जियो फिजिकल फेनोमेनन, जैसे कुछ कुछ फेनोमेनन होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इसका ज्योग्राफिकल फीचर्स में कैसे इंपैक्ट होता है। फिर क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, वाटर बॉडीज जैसे ओशन करेंट है, वाटर आइस कैप्स है, वोल्केनिक आइलैंड्स है, हवाईन आइलैंड भी उसका एग्जाम्पल है। फ्लोरा एंड फौना है, वो कैसे इस क्लाइमेटिक चेंजेस से इम्पैक्टेड होते हैं, वो हम लोग के सिलेबस में है। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आता है इनसे भी ज़्यादा आता है, तो आप इसको फोकस कर सकते हैं। ये पेपर 1 का सिलेबस था। तो इसी तरह बाकी पेपर का सिलेबस भी पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रॉब्ली की वर्ड हाईलाइट कर देता हूँ। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात है इसके अंदर। ये सेकंड पॉइंट जो है वो पॉलिटी के अंदर आता है, पॉलिटी का है, ये पॉलिटी का है, ये पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट पॉलिटी का है, ये पॉलिटी का है, ठीक है, ये भी पॉलिटी का है, देन ये भी पॉलिटी का है, ये भी पॉलिटी का है, ये भी पॉलिटी का है, ये सॉरी ये आप पॉलिटी गवर्नेंस के बीच का मान सकते हो। ये है आपका सोशल जस्टिस का पॉइंट है, ये सोशल जस्टिस का पॉइंट है, ये भी सोशल जस्टिस का पॉइंट है, ये भी सोशल जस्टिस का पॉइंट है, ये गवर्नेंस का पॉइंट है। फिर ये गवर्नेंस का ही पॉइंट में गवर्नेंस से पढ़ते हैं हम लोग मेनली इस चीज़ को। फिर इस लास्ट के 4 इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट्स है, ठीक है। फिर GS3 के अंदर आप देख सकते हो, ये पहला इकोनॉमी का पॉइंट है, ये भी इकोनॉमी का है, एक इंडियन इकोनॉमी के अंदर आता है, ये भी इंडियन इकोनॉमी। ये एग्रीकल्चर प्लस इकोनॉमी, ये एग्रीकल्चर। उसके बाद ये फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर के अंदर ये मानते हैं इसको, एग्रीकल्चर के अंदर लैंड रिफॉर्म्स आता है। फिर ये इकोनॉमी वाला पार्ट आ गया, ये भी इकोनॉमी वाला पार्ट आ गया, ये भी इकोनॉमी वाला पार्ट आ गया। फिर साइंस एंड टेक का पार्ट है, ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। ये लास्ट के सॉरी ये लास्ट के जो कुछ पॉइंट्स है जितने भी, वो इंटरनल सिक्योरिटी के 5 पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये लास्ट के 5 ही इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए। तो दिस इज ब्रॉडली द सिलेबस ऑफ GS3। उसके बाद हम आके देखेंगे पेपर GS4 एथिक्स। जैसे मैंने बताया था, एथिक्स में की वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, उन हमें उन खुद का एग्जाम्पल जोड़ के समझना चाहिए, वो टर्म को समझने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। एथिक्स के बारे में कुछ जनरल गाइडलाइंस भी यूपीएससी ने दी, आप पढ़ सकते हो। फिर जैसे मैं बता रहा था, इसका सिलेबस एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, अब इसमें कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है, कॉन्सेप्ट्स है जो आपको समझना है, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ एथिक्स है। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज वैल्यूज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर प्रोबेटी इन गवर्नेंस। इसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज लिखे हैं, सिटीजन चार्टर लिखे हैं, वर्क कल्चर लिखा है, ये सब टर्म्स है, ये सब थ्योरीज है। फिर इन पे केस स्टडीज, एथिक्स के सिलेबस में केस स्टडीज भी होता है। जब हम एथिक्स को डिटेल में जानेंगे फ्यूचर में, तब इसके बारे में सिलेबस को और ब्रेक करके आपको बताऊंगा, पर रफली ये जानकारी के लिए कि एथिक्स का सिलेबस कैसा दिखता है, ठीक है, ये आपको जानकारी देने के लिए। फिर ऑप्शनल पेपर्स का सिलेबस जो होता है, ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल का सिलेबस है। वैसे सारे ऑप्शनल का सिलेबस लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। हर एक ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, सब देख रहे पेपर 1 उसका सिलेबस है, और ये पेपर 2 आने वाला है, जो भी पेपर 2 उसका सिलेबस। तो हर सब्जेक्ट का ऐसे 2 पेपर होता है ऑप्शनल का, जो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं। अब प्लानिंग की बात में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्लान कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसा अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो सबसे पहले मास्टर पेज लिखिए। इसमें मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट्स को लिस्ट डाउन कर लिया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक, गवर्नेंस, सारे सब्जेक्ट को मैंने लिस्ट डाउन कर लिया। अब ये जो ब्रेक किया है, ये मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग की हिसाब से ब्रेक किया है। यूपीएससी ने अपने ब्रेकेज दे दिया, आपको सारे टॉपिक सिलेबस दे दिया, अब आपने उसको कैसे पढ़ना है वो आपको डिसाइड करना है। तो ये मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने ईज के लिए ब्रेक कर लिया सारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब उसमें मैं प्रायोरिटी डिसाइड कर लूँगा कि पहले मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ूंगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लूँ, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लूँ, फिर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी लास्ट में पढ़ता हूँ, फिर मैं पढ़ लूँगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ लूँगा, फिर साइंस एंड टेक पढ़ लूँगा, ठीक है। फिर मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ूंगा। ऐसे मैं अपना प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया, आप भी अपना प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप उस प्रायोरिटी के हिसाब से अपना सब्जेक्ट उठाइएगा, ठीक है।
उनका फर्स्ट रीडिंग कीजिएगा पहले। फर्स्ट रीडिंग का स्टेटस डालिएगा कि आपका कंप्लीटेड है। जब आप प्रोग्रेस चेक करोगे तब ये स्टेटस का बात कर रहे हैं, पर ये मैं अभी डिस्कस नहीं करते। पहले बता देते हैं कि आपको प्लान कैसे करना है। तो सब्जेक्ट देख लिया आपने, प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया, फिर हमने टाइम टेबल बनाई स्टडी प्लान के लिए, ठीक है। आपका डे का रूटीन ये एक मेथड है जो मैं अपनाता हूँ, मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि ऐसा फॉलो करेंगे तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। पर कोई अगर बहुत कंफर्टेबल नहीं है एक्सेल से तो उसको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। वो ब्रॉडली डे वाइज प्लान बना सकता है कि मुझे डे में इतना आवर इसको देना है, इससे इस टाइम तक ब्रॉडली। अच्छा, आपने बोलिए 12 से 2 मैं ये पढ़ूंगा रफली, ठीक है ना। 12 से 2 मेरा स्लॉट 1 है, 2 से 4 मेरा स्लॉट 2 है। ऐसा आप खुद से मेंटल ब्रेकअप भी रख सकते हो, ठीक है, अगर आपको एक्सेल कंफर्टेबल नहीं है तो। या अपने सामने व्हाइट बोर्ड में लिख लीजिए, ब्लैक बोर्ड में चौक से लिख लीजिए। आपके पास एक स्लॉट डिवीजन जरूर होना चाहिए, ठीक है। भले ही आपका ये ट्रैकर नहीं हो, ऐसा ना बना पाए, तो स्लॉट डिवीजन जरूर होना चाहिए कि आपका दिन में 5 से 6 स्लॉट स्टडी का है। उसके बीच में ब्रेक्स है, नाश्ता का टाइम है, खाने का टाइम है, सो के उठते हो, आप नहाते धोते हो, डेली कोड का काम का आपको घर का जो होता है वो करना होता है। वो सब आपको अरेंज करना है इन्हीं 6-5 स्लॉट के लिए। और स्लॉट का वेरी कर सकते हो। सपोज आपका मॉर्निंग स्लॉट है, आप सुबह सुबह उठ के ब्रश करके पढ़ने बैठ जाते हो मान लो, तो आप 2 घंटे स्लॉट डाल सकते हो। मॉर्निंग का पढ़ाई अच्छा होता है, शांति रहता है, तो ज़्यादा देर पढ़ सकते हो। फिर आप 1 घंटा का डाल दीजिए। आप दिन का एक स्लॉट लंच के पहले का 1 घंटे का डाल दीजिए, लंच के बाद का 1 घंटे का डाल दीजिए, फिर आप 1 घंटे का डाल दीजिए। ऐसे अपना स्लॉट डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, ठीक है, कि आप कितना टाइम पढ़ सकते हो। पर ये ध्यान रखिए जो स्लॉट आपने बनाया वहाँ पे इफेक्टिव स्टडी कीजिएगा। वो 2 घंटे में ऐसा नहीं कि बीच में टीवी देखने चले गए या उसी 2 घंटे में आप खाना खाने चले गए। वो प्लानिंग आपको करना है। इनिशियली चैलेंजेस आएंगे, पर वो चैलेंजेस आपको ओवरकम करना है, ठीक है ना। आपको अपना प्लान बनाना है, बाकी वर्ल्ड आपके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आपको वो कोशिश करनी है। और फिर ये डेली क्लॉक जस्ट अगर आपको आवर्स लिखी है, जैसे मैंने बताया ना 12 से 2 का टाइम, तो आप लिख सकते हो कि या सुबह समझ लीजिए 6 से 8 का टाइम, सुबह 6 से 8 का आपका ये स्टडी प्लान हो गया 2 घंटे का, ठीक है। फिर समझ लीजिए आप सुबह 9 से 10 बजे का आपका ये प्लान हो गया। ऐसे अपना प्लान स्लॉट डेली क्लॉक आप बना सकते हो रेफरेंस के लिए, ठीक है। फिर मैं तो क्या करता था, ऐसा बना के यहाँ पे स्टेटस लिखता था कि 3 तारीख को मैंने इसको डन लिख दिया, ठीक है। समझ लो ये वाला स्लॉट में फॉलो नहीं कर पाया, पार्शली फॉलो कर पाया, तो मैं सोचता था पार्शली डन, और उसका मैं रीज़न लिखता था कि क्यों ऐसा हुआ, वाई, ठीक है ना। ताकि जब वीकेंड में मैं 3 से 10 तक देखूं, या 1 3 4 5 6 7 8, ये जो 3 4 5 6 7 दिन हो गया, तो जब मैं 10 को सुबह देखूं तो मैं एनालाइज कर पाऊँ कि अच्छा मैंने ये सारा स्लॉट में कितना शॉर्ट सक्सेसफुली पूरा किया, कौन सा नहीं पूरा कर पाया, उसमें क्या चैलेंजेस आया। फिर उसके बेसिस पे मैं स्लॉट चेंज करूँगा, या तो फ्यूचर का, या तो उस हिसाब से टाइमिंग चेंज करूँगा, या स्लॉट का लेंथ चेंज करूँगा, जो जहाँ मुझे इशू आया, ठीक है ना। जैसे मुझे पता है कि मेरा 7 तारीख को समझ लीजिए फैमिली कमिटमेंट है, तो उस टाइम मैं स्लॉट दूसरा टाइम पे रखूँगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अपना स्लॉट मैनेज करना है। दैट्स इट, ये समझ में आया। और उस स्लॉट में क्या पढ़ना है अब डिसीजन आता है उस पर। ये तो हो गया टाइमिंग प्लान, ठीक है ना। अब स्लॉट पे क्या पढ़ना है, जैसे मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया 1 पॉलिटी, तो मैं पहले पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। पॉलिटी का मैं थ्योरी पढ़ूंगा। अब उसमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, वो इसका माइक्रो प्लान के अंदर पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इंडियन पॉलिटी मैंने फर्स्ट रीडिंग लिख दिया, ये मास्टर प्लान। अब आप एक और शीट बना सकते हैं, या इंडियन पॉलिटी के अंदर जितने टॉपिक्स है उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, या नहीं लिखना चाहते, बहुत लेंदी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इंडियन पॉलिटी के अंदर पेज नंबर 1 तो पेज नंबर जितना भी तक पढ़ना है आपको वो एक ब्रेक कर लीजिए, उसमें 20-20 पन्ना का टारगेट रख लीजिए, या 10-10 पन्ने का टारगेट रखिए। वैसे पढ़िए, कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट रीडिंग जैसे आपने कंप्लीट किया तो कंप्लीट लिख दीजिए कि फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गया इंडियन पॉलिटी का मेरा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टडी प्लान के बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, उसमें हम लोग चेक करेंगे कि कैसे हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि बताता हूँ मैं आप लोग को कि नेक्स्ट स्टेप जो है स्टडी का, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 जो है कि कैसे टॉपिक हमें पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तो उसके बाद हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये वाला प्रीवियस प्रैक्टिस और मेन प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। पर अभी प्लानिंग के लिए आपको ये वाला इतना समझ में आ गया, और टाइम टेबल मेंटेन करने के लिए आपको खाली फर्स्ट ए और बी रो समझ में आ गया, तो इतना आपके स्टडी प्लान के लिए सफिशिएंट है। और फिर आपको इसको ट्रैक करना है डेली, और डेली इसको अपने आपको टारगेट देना है यहाँ पे, और उसको कंप्लीट करना है। अगर इतना आप कर पाए तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई माने आपका स्पेशली स्टडी लेवल पे कोई चैलेंज नहीं आएगा। एग्जाम क्लियर होने में तो और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पर आपका स्टडी लेवल पे कोई चैलेंज नहीं आएगा, आई एश्योर यू। सो आई होप इस वीडियो से कोई बेनिफिट हुआ। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी दोस्तों को बताइए, उन्हें शेयर कीजिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन जो लोगों को नहीं मिल पाते उन्हें मिल पाए, और वो बेटर स्टडी करके अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाए कॉन्फिडेंटली। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।